नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री की, और ज्योमेट्री में भी हम बात करने वाले हैं आज सर्कल्स की यानी वृत्त की बात करेंगे। अभी तक हमने लाइन्स एंड एंगल्स की बात की, अभी तक हमने ट्रायंगल्स की बात की, आज हम बात करेंगे सर्कल्स की यानी वृत्त की। ठीक है ना। तो सर्कल का भी एक अलग ही रोल है आपके एग्जामिनेशन में। तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे यानी टॉपिक्स टू बी कवर्ड में होने वाला है हमारे पास, हम सर्कल्स देखेंगे, प्रॉपर्टीज एंड क्वेश्चन ऑफ द सर्कल्स। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस भी आज हम देखेंगे और कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही हैं उनकी हम बात करेंगे यहां पर। तो चलिए बात सर करते हैं शुरू। सबसे भाई ध्यान देना, भाई सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल क्या होता है आपने देखा होगा बचपन से। ठीक है ना। भाई मेरे पास क्या एक मेरे पास क्या होता है, फिक्स बिंदु होता है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ठीक है ना। आपने बचपन में कभी लट्टू नचाया है? लट्टू, लट्टू जानते हैं, जिसे टॉप बोलते हैं या फिर हमारे यहाँ तो लट्टू ही बोलते हैं। तो हम क्या करते थे, लट्टू नचाने के लिए हमें चाहिए होती थी एक रस्सी। क्या चाहिए होती थी? एक रस्सी चाहिए होती। तो हम क्या करते थे, लट्टू पे रस्सी लपेटते थे और ऐसे फेंकते थे और लट्टू नचता था। ऐसे ही तो होता था। तो अब हम करते क्या थे, कभी कभी एक गेम होता है जिसमें हम सर्कल बनाते थे। कैसे बनाते थे, हम क्या करते थे, जो रस्सी होती थी उसको लेते थे, उसको ऐसे 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 कर लगा देते थे और मतलब ऐसे घुमा देते थे, ऐसे करके घुमा देते थे और यहाँ पे लट्टू लगा देते थे और फिर इसको ऐसे यहाँ पे पकड़ के ऐसे करके हम क्या कर देते थे, गोला बना देते थे, जिसे हम लोग बचपन में गोला बोलते थे। हम तो ऐसे ही बोलते थे, लेकिन ये गोला नहीं होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक फिक्स पॉइंट था। ठीक है ना। एक फिक्स पॉइंट था और एक मेरे पास जो पॉइंट था वो कैसा पॉइंट था, मूवेबल पॉइंट कहता था। कैसा पॉइंट था, मूवेबल, मतलब गतिमान बिंदु। ठीक है ना, बात को समझिएगा। एक मेरे पास फिक्स पॉइंट था और एक मेरे पास था मूवेबल पॉइंट। ठीक है ना। तो याद रखना, ये मेरे पास क्या, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स पॉइंट से लेके यहां तक की कुछ डिस्टेंस होगी। इसका जो ये पाथ होता है, इस जो मूवेबल पॉइंट का पाथ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। और ये जो पूरा घेरता है इसको हम क्या बोलते हैं, शेप को बोलते हैं सर्कल। बात समझ में आएगी नहीं? तो याद रखना, सिंपल चीज है, गतिमान बिंदु स्थिर बिंदु से गतिमान बिंदु के बीच की जो बिंदु पथ होता है, उस बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं यानी सर्कल कहते हैं। क्या, देखो भाई सिंपल सी चीज है, किसी भी फिक्स पॉइंट से मूवेबल पॉइंट के बीच की जो दूरी का वो लोकस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं यानी वृत्त बोलते हैं। ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है, एक वृत्त है यानी सर्कल। ये मेरे पास कैसा पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। और ये मेरे पास कैसा है, गतिमान बिंदु यानी मूवेबल पॉइंट है। याद रखना, फिक्स पॉइंट से लेके जो मूवेबल पॉइंट है उसकी बीच की जो दूरी होगी उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस यानी त्रिज्या। क्या बोलते हैं बेटा, त्रिज्या। और ये जो मेरे पास पूरा बिंदु पथ है, इस बिंदु पथ को हम बोलते हैं क्या, सरकमफेरेंस। क्या, ये जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पूरा बिंदु पथ है इसको हम बोलेंगे सरकमफेरेंस यानी परिधि बोलेंगे। याद रखना, यहां से लेके परिधि के एक बिंदु से लेके सेंटर से होके दूसरे बिंदु तक की जो दूरी होगी इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं बेटा, डायामीटर यानी व्यास बोलते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। नहीं भाई ध्यान देना, परिधि के दो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखो परिधि के दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे कॉर्ड यानी कि जीवा। क्या बोलेंगे, जीवा। बात समझ में आ रही है नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, परिधि मेरे पास क्या है, सर्कल है। सर्कल पे सर्कल की जो परिधि होगी, जो सर्कमफेरेंस होगा, सर्कमफेरेंस में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं हम जीवा यानी कॉर्ड बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं ये डायमीटर, तो डायमीटर भी कुछ इसी तरह का है। तो कहने का मतलब क्या है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है ना। डायमीटर क्या होता है, मेरे पास लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जो मेरे पास डायमीटर है, जो मेरे पास व्यास है, वो सबसे बड़ी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आई होप इतनी बात तुम्हें समझ में आई होगी। ठीक है ना। अब ध्यान देना, सिंपल ही चीज है, अगर कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, ठीक है ना, टच करते हुए जाए, तो इस रेखा को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं हम इसे, स्पर्श रेखा। ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं? तो भाई देखो, भाई ध्यान देना, और ये जो मेरे पास फिक्स पॉइंट था इसको हम बोलते हैं केंद्र यानी कि सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। बात समझ में आ रही कि नहीं रही? भाई अगर कोई रेखा स्पर्श करते हुए जाती है वृत्त को तो उसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं या फिर उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। या और अगर मैं आपसे बात करूं, कोई रेखा है
वो क्या करे, वृत्त को भेदते हुए जाए, ठीक है ना, मतलब छेदते हुए जाए, भेदते हुए जाए, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट, या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। तो ये सारे पॉइंट हैं, जो ये सारे टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं, बिकॉज इनका हम यूज करेंगे और इनका यूज हम बहुत प्रॉपर तरीके से करने वाले हैं। तो भाई ध्यान देना, हमने क्या ही लिखा था, अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है ना, वही चीज थी, ये मेरे पास पॉइंट था, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, फिक्स पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है भाई, कोई मेरे पास क्या है, गतिमान बिंदु, मूवेबल पॉइंट है, इसको इन्होंने हमने ऐसे घुमा दिया, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या बन गया, सर्कल बन गया। अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट गिवन पॉइंट ओ इज इन द प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ध्यान देना, यहाँ पे ओ ए और ओ बी मेरे पास क्या है, बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। ए बी यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है ना। डायमीटर क्या होता है भाई, रेडियस का डबल होता है भाई, इसका डबल होता है, ठीक है। उसका सी डी स्क्वायर्ड है, जो मैंने अभी बताया था आपको, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कम्फरेंस, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कॉर्ड है। सी आर मेरे पास क्या है, सीकेंट, कोई रेखा जो इसको भेदते हुए जाए उसको हम सीकेंट बोलेंगे, ठीक है ना। और ए बी इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, जो मैंने बताया था, ठीक है ना। अब ध्यान देना, आर्क, कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ अ सर्कल, सी डी इज एन आर्क, ठीक है ना। चलो देखते हैं भाई, ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हम सबसे पहले देख लेते हैं, उनकी बात कर लेंगे। अब देखो, माइनर आर्क और मेजर आर्क की बात कर लेते हैं। सपोज मेरे पास क्या है भाई, ध्यान देना, ठीक है, बात को समझो, यहां पर मैं बताता हूं माइनर आर्क और मेजर आर्क होती क्या है, ठीक है, ध्यान देना। ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरे पास क्या है, सर्कल है, ध्यान देना। ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरे पास इसका सेंटर है, मैंने बोल दिया सेंटर है ओ, ठीक है, ध्यान देना। अभी मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ध्यान देना। मैंने इसको नाम दे दिया क्या, ए बी, ठीक है ना, और इसको मैंने बोल दिया सी। तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पे दो पोर्शन आपको दिख रहे होंगे, एक पोर्शन ये दिख रहा होगा और एक पोर्शन आपको ये खाली वाला दिख रहा होगा। तो ये जो हमारे पास ये छोटा पार्ट है, ये जो इतना हिस्सा है, इसको हम बोलेंगे क्या, माइनर आर्क। क्या बोलेंगे भैया, माइनर आर्क, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। और ये जो है, ये मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा, मेजर आर्क, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, मेजर आर्क। क्लियर हुई बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं। ये मेरे पास सर्कल है, इतना जो पोर्शन है वो मेरे पास माइनर आर्क कहलाएगा, और इतना जो मेरे पास पोर्शन है उसे हम बोलेंगे मेजर आर्क। क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ दोस पॉइंट ऑफ अ सर्कल दैट लाई ऑन इनसाइड और अ सेंट्रल एंगल। बिल्कुल सही बात है, सी डी इज माइनर आर्क, डी सी इज मेजर आर्क, जो भी है आपने देख लिया। अभी मैंने आपको दिखाया कि माइनर आर्क क्या होती है और मेजर आर्क क्या होती है, ठीक है। A major arc of a circle is the collection of a point of a circle that lie on or outside or a central angle। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब हम बात करेंगे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, जैसे ये मेरे पास सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना, ये मेरे पास सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉर्ड है, ये कॉर्ड पी क्यू है। पी क्यू इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं मेजर सेगमेंट, और जो मेरे पास छोटा वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। कॉर्ड PQ divides the circle into two parts. Each part is called a segment of a circle. Segment containing minor arc is called minor segment, और segment containing major arc is called major segment। क्लियर है, बात समझ में आई। अब देखो लिखा है और कुछ भी दे रखा है, द मेजर एंड माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कॉल्ड द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ईच अदर एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ध्यान देना, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरे पास कॉर्ड दे रखी है, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब, अगर सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कहने का क्या मतलब है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये मेरे पास सेंटर है, ये मेरे पास क्या है, कॉर्ड है, यहां से मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये क्या करेगा, इस कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका अपन यूज करेंगे एग्जाम, मतलब क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं,
ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। याद रखना 3 कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्कल पास आउट हो सकता है। ये डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। क्या आएगा, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आपके पास ये दे देगा स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो आपसे ये पूछेगा कि कि भाई 3 कोलिनियर पॉइंट है, इन 3 कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल खींचे जाएंगे। तो सिंपल चीज, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर हुई बात। देखो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। भाई ध्यान देना, अगर मेरे पास वृत्त है, मेरे पास सर्कल है और इस सर्कल में 2 कॉर्ड दे रखी हैं और दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है, तो हमेशा याद रखिएगा केंद्र से उन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मेरे पास कोई सर्कल दे रखा है, उस सर्कल में 2 कॉर्ड्स दे रखी हैं, 2 जीवाएं हैं और दोनों जीवाएं, दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर हैं, तो याद रखना सेंटर से उनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी आपको रट्टा मार लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल हो ना सेंटर। बिल्कुल सही बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अगर मैं बात करूंगा, मेरे पास जैसे इक्वल कॉर्ड्स दे रखे हैं, तो हम हमेशा क्या करेंगे, सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगे। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कब होगा ये, जब क्या होंगी, कॉर्ड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। बात समझ में आएगी नहीं, क्या होंगी, कॉर्ड्स इक्वल होंगी तब। आगे बढ़ते हैं। देखो इफ अ कॉर्ड, देखो भाई देखो सिंपल चीज है, इसको आप जानते हैं, केंद्र पे बना कोण जीवा पे सॉरी परिधि पे बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको, जब मैंने आपको इन सर्कल सरकम सर्कल पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको ये बताई थी। क्या आपको मैंने ये बताया था, जो केंद्र पे कोण बनता है वो परिधि पे बने कोण का क्या होता है, डबल होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो इस चीज को भी आप अपने जहन में बैठा लीजिएगा। क्या, इफ अ कॉर्ड सबटेंड्स टू थीटा एट सेंटर ऑफ अ सर्कल, इट विल सबटेंड थीटा एट सर्कमफरेंस। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। लिखा हुआ एनी कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट सर्कमफरेंस इन द सेम सेगमेंट। ठीक है ना, एक इसे हम बोलते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो जैसे ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक ही वृत्तखंड है, तो यहां पर ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा वो आपस में बराबर होगा। अगर मैं एक और ऐसे खींच दूं तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है ना, तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं बच्चे, बराबर होते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सर्कल को लेकर। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो क्वेश्चन को करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी भी प्रॉपर्टीज में बता रहा हूं, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। अगर आपको ये पता रहेंगी तो आप क्वेश्चन में डायरेक्टली इसको अप्लाई कर पाओगे और आप आंसर को निकाल पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्या, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। याद रखिएगा, कभी भी राइट एंगल कभी भी क्या होगा, सेमी सर्कल होगा और उसमें ट्रायंगल बनेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा भैया, 90 डिग्री का एंगल बताएगा। इसको अपनी गांठ बांध लो, ये आएगा ही आएगा और ये होता ही होता है। यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। ठीक है ना, अब देखो ये मेरे पास क्या दे रखा है, ये मेरे पास देखो ये देखा है मेरे पास क्या, देयर आर द एंगल बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट थ्रू वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट एंगल। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास ये दे रखा है, ठीक है ना, ये सेगमेंट दे रखा है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या कह रहा हूं मैं, द एंगल बिटवीन कॉर्ड्स एंड अ टेंजेंट थ्रू वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, डायरेक्टली इसका क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मेरे पास क्या है, सर्कल दे रखा है और सर्कल में मेरे पास 2 जीवाएं हैं, ए बी और सी डी। ठीक है ना, और ये कट कर रहे हैं कहां पे, पॉइंट पी पे। तो क्या होगा भाई, ध्यान देना, ए पी क्या हो जाएगा, ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी या पी डी, जो भी आप बोलना चाहें। बात समझ में आएगी नहीं, ये चीज याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, अगर मेरे पास एक सर्कल दे रखा है, उस सर्कल में मेरे पास क्या है, 2 कॉर्ड्स दे रखी हैं और दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को कहां पे कट कर रही हैं, पी पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो इनके बीच जो रिलेशन होगा वो क्या होगा बेटा, ए पी इंटू पी वी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई और इसे अपने जहन में जरूर बैठा के रखना। ठीक है, इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ये देखो, ये भी डिक्टो वैसा ही। अब की बार क्या है, ये 2 सीकेंट है, लास्ट टाइम मेरे पास दोनों कॉर्ड्स थी, तो अभी इसमें क्या करना है, पूरा इंटू बाहर का, पूरा इंटू बाहर का। ठीक है, तो पूरा मेरे पास क्या है,
पी ए पी बी, पी बी इंटू पी ए पूरा इंटू बाहर का ना, और ये पी डी इंटू सी डी पी डी पी सी। क्लियर है बात? यही चीज लास्ट वाले में भी थी और यही चीज यहाँ पे भी है। पूरा यहाँ पे क्या है, पूरा इंटू बाहर का, पूरा इंटू बाहर का। ये चीज याद रखना, अगर ये चीज याद रहेगी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह ये है मेरे पास क्या लिखा है, एक मेरे पास टेंजेंट है और एक मेरे पास क्या है, सीकेंट है। तो ये जो पी टी स्क्वायर होगा वो किसका होगा, पूरा इंटू बाहर का, बाहर का क्या है, पी है। इसे भी हम यूज करेंगे, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। टेंजेंट पॉइंट, देखो भाई कोई भी रेखा अगर वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है तो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। और स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, जो टेंजेंट है वो वृत्त के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जितनी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं सारी की सारी हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे जब हम क्वेश्चंस को बनाएंगे तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई ध्यान देना, अब देखो सिंपल सी चीज है, किसी बाह्य बिंदु से हम जब स्पर्श रेखाएं खींचते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कभी भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो वो टेंजेंट हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी से हमने क्या किया, इस वृत्त पे टेंजेंट खींचा, तो ये और ये आपस में क्या होंगे बच्चे, बराबर होंगे। ध्यान देना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कभी भी किसी बाह्य बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये चीज जहन में बैठा के रखना, अगर इसे तुम जहन में नहीं बैठा के रखोगे ना तो प्रॉब्लम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब क्या है, पी ए बराबर क्या होगा, पी वी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या है, दो वृत्त है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान देना, यहां पर अगर हम आपसे कहें कि आप कितनी टेंजेंट खींच सकते हो, देखो भाई तरीके से खींच सकते हैं। एक तो आप ये खींच सकते हो, ठीक है ना, इसको आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। अगर आप इसको ऐसे ऐसे खींचोगे तो दो और टेंजेंट खींच जाएंगी। ठीक है ना, क्लियर? तो यहां पर हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में दिया हुआ है। तो भाई देखो सिंपल ही चीज है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यहाँ पे R1 इसकी रेडियस है, R2 इसकी रेडियस है, और C1 से लेके C2 इसको हमने D बोल दिया है। क्या, D बोल दिया है। ठीक है ना, ठीक है, D बोल दिया है। तो याद रखना, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है वो मेरे पास क्या होती है, अंडर रूट में द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ठीक है ना, माइनस और डिफरेंस ऑफ द रेडियस का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये चीज अपने जहन में बढ़ा लेना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कैसे होती है। अगर आपको दोनों केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है और आपको रेडियस पता है तो आप DCT यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पास सारी चीजें गिवन होंगी, आपको बस ये चीज रटी होनी चाहिए। ये चीज अगर आपको याद है तो आप तुरंत क्या कर लोगे, चीजों को कर लोगे। और देखो सारा खेल समय का है और सारा खेल समय बचाने का है, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्लियर हुई बात? तो यहां पर हमें क्या करना है, DCT यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमको दे रखी होगी बीच की डिस्टेंस और रेडियस। ठीक है ना, तो हम कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले उसकी तरफ। उसके बाद ट्रांसवर्स, देखो अभी मैंने आपको बताया था वो ऐसे ऐसे टच कर रही, तो वो मेरे पास क्या थी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी। ये मेरे पास क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो भाई सिंपल ही चीज है, कहने का मतलब क्या है, जो सेंटर्स हैं इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, रेडियस के सम से बड़ी होगी, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस, ये तो ज्यादा है जो कि इन्होंने दिया है। तो सेम चीज यहाँ पे भी निकल के आती है हमारे पास। क्या मेरे पास क्या है, देखो दोनों बारी में, दोनों कंडीशन में जो वृत्त थे वो दूर दूर थे। ठीक है ना, दोनों कंडीशन में दोनों वृत्त क्या थे, दूर दूर थे। तो यहां से भी सेम चीज है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है ना, अंडर रूट में डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ठीक है, करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास देखो मेरे पास दो सर्कल हैं जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। देखो ये टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच। यहां से एक मेरे पास टेंजेंट जा रही है और एक टेंजेंट यहां से जा रही है और एक टेंजेंट ये बनी है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कितनी टेंजेंट खींच पा रहे हैं, 3 टेंजेंट खींच पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, मेरे को निकालना है टेंजेंट, तो टेंजेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट में R1 माइनस R2। जहन में बैठा लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए अगर आपको एग्जामिनेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। और यहाँ पर जो PM है, ठीक है, और जो MQ है, ठीक है, और मेरे पास क्या है, MR। ठीक है, MR दिख नहीं रहा कहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे ध्यान देना, PQ है जो MQ किसके बराबर है, अंडर रूट में R1 R2 होगा। ठीक है ना,
ये चीज याद रखिएगा, बिकॉज ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ठीक है, कितना होगा अंडर रूट में R1 R2, इतनी वैल्यू जो होगी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखो अब ये कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। क्या, व्हेन टू सर्कल्स आर अवे, जब दो सर्कल दूर होंगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी खींची जा सकती हैं, 4। ये चीज याद रखिएगा, क्या बोला गया है, जब दो सर्कल क्या है दूर दूर हैं तो मैक्सिमम टेंजेंट कितनी खींची जाएंगी, 4, और मिनिमम नंबर ऑफ टेंजेंट 0। ठीक है, व्हेन टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली, जब दो सर्कल एक दूसरे को वहाता स्पर्श करते हैं तब मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी खींची जा सकती हैं, 3, और मिनिमम नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होती है वहां पर, 1। ठीक है, उसके लिखा व्हेन टू सर्कल कट ईच अदर, जब दो सर्कल एक दूसरे को एक साथ काटते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट वहां पे बनेंगी 2, और मिनिमम नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होंगी, 0। ठीक है, क्लियर है। ये चीज याद रखने वाली है, क्यों, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके पास डायरेक्टली पूछ लेगा। ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन टू सर्कल्स टचेज इंटरनली, जब दो सर्कल एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट होंगी 1, मिनिमम नंबर भी होंगी इतनी 1। बात समझ में आ रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है ना, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, और सीडीएस की खासियत यही होती है कि वो थ्योरी ज्यादा पूछता है, वहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला। अब देखो यहां पर सेम चीज आई है भाई, ध्यान देना। ये मेरे पास क्या है, पी पॉइंट है, ये मेरे पास स्पर्श रेखा, ये मेरे पास स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, तो ये पीए और ये पीबी क्यों होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई, देखो ये इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, ये इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, तो ये बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो भाई ध्यान देना, यहां पर क्या है, ट्रायंगल पी ए क्यू। कभी भी इस तरह का, ये डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो सर्कल होता है, सॉरी ये ट्रायंगल जो होता है, वो इस ट्रायंगल क्या होता है क्या होता है, सर्वांग सम होता है, यानी कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और याद रखना यहाँ पे जो पी ए निकलेगा, ये वाली जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, इसका और इसके प्रोडक्ट के, और किसके बराबर भाई, बी, इसके बराबर। ठीक है ना, तो इसको हम कर लेंगे, अभी हम जब इसके क्वेश्चंस बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आई, तो यही चीज याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखना है, याद रखने वाली बात ये है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मेरे पास दे रखा है, लिखा हुआ है, देखो मेरे पास इस तरह कोई दो सर्कल एक दूसरे को कट करें, ठीक है, और बीच में एक टेंजेंट जाए, तो वहां पे क्या होता है, एंगल पी ए क्यू। ठीक है ना, एंगल पी ए क्यू, ये वाला एंगल, और एंगल पी बी क्यू। ठीक है ना, एंगल पी बी क्यू, ये वाला एंगल, इनका सम कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। इस तरह का रिजल्ट आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट आप अगर याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं यहाँ पे करके बताऊंगा। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो याद रखना, दो सर्कल क्या करें, एक दूसरे को कट करें, और क्या रखे, उनके बीच एक कॉमन टेंजेंट है। तो यहाँ पर रखना, ये वाला एंगल जो होता है और ये वाला जो एंगल होता है, इनका सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास दे रखा है एक और रिजल्ट, मेरे पास दो सर्कल हैं, और वो दोनों सर्कल कैसे कर रहे हैं भाई, दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। कट करने के बाद हमारे पास क्या है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो याद रखना, ये जो यहाँ पे ये जो स्पर्श रेखाएं वृत्त को जहां जहां टच कर रहे हैं, उनकी जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी भाई, XY स्क्वायर। मतलब ये जो मेरे पास ये टेंजेंट है, इसके स्क्वायर और माइनस इसके स्क्वायर। भाई ध्यान देना, पूरा और अंदर वाला इसके माइनस के स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये भी एक बढ़िया सा रिजल्ट है। ठीक है ना, ये डिराइव करके आता है। तो मैं कुछ रिजल्ट आपके सामने इसलिए ही रख रहा हूं ताकि आप डायरेक्टली, आपको अगर रिजल्ट पता होगा तो चीजों को आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ में आई। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है ना, क्या, अगर दो वृत्त एक दूसरे को कट कर रहे हैं और आपको क्या करना है, कोई टेंजेंट है, तो टेंजेंट जहां पे वृत्त को स्पर्श कर रही है, उन दोनों की भी, इनकी जो दूरियां होगी, इनका जो दूरी होगी, इसका स्क्वायर इस वाले के स्क्वायर और इस वाले के स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी तरह सेम चीज यहां पे भी दे रखी है, मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, इस पे क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं भाई, इस पे हमने क्या खींचा है भाई, टेंजेंट खींची है। तो मैंने आपको एक चीज बताई है, कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करते हैं, सर्कल पे टेंजेंट खींचते हैं, तो उन टेंजेंट्स हमेशा आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो आपको ये तो पता ही है, PA बराबर PB होगा। इसी तरह यहां से हमने क्या किया, इस पे एक और टेंजेंट खींच दी। ठीक है ना,
ये है मेरे पास। तो ध्यान देना ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, है ना, ठीक है ना, क्लियर हुई बात। क्यू ए बराबर हो गया क्यू एम के, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है भाई। देखो हाँ, एक बात समझो, ये वाली लेंथ भाई, ये मेरे पास एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पर्श रेखा खींची, तो इस स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एम, और इसी तरह मेरे पास क्या हो जाएगा, आर बी बराबर आर एम। बात समझ में आई, बिकॉज ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करते हैं, जब स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी टेंजेंट्स आपस में बराबर होंगी। तो भाई ध्यान देना, ए क्यू प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू, ठीक है ना, पी क्यू प्लस ए क्यू इज इक्वल्स टू पी आर प्लस आर बी, बिल्कुल सही बात है। या फिर हम बोल सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू एम, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू एम और इज इक्वल्स टू पी आर प्लस आर एम, बिल्कुल सही है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और इस रिजल्ट को आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना भाई। देखो सिंपल चीज़ है, हम क्यू ए की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू एम लिख सकते हैं, और आर बी की जगह हम लिख सकते हैं आर एम। बात समझ में आई, ठीक है। मतलब इसकी और इसकी लेंथ, भाई ये कहने का मतलब क्या है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में बराबर होती है, और ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ आपस में बराबर होती है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये फिगर है मेरे पास, एल और एम क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना, मेरे पास क्या रखा है, एल पैरेलल है, ठीक है, इसके एम के, ये पैरेलल है इसके एम के, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इसको ये टच करते हुए जाएगा तो एंगल डी ओ ई, ठीक है ना, कौन सा, डी ओ ई कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले जो हमारे पास है। अब ये देखो मेरे पास क्या दे रखा है, ये मेरे पास सर्कल है, और ये कैसा सर्कल है, इन सर्कल है, और इस पर ट्रायंगल खींचा। तो देखो भाई सिंपल चीज़ है, यहाँ पे ये मेरे पास स्पर्श रेखा है, ये सॉरी ये मेरे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा की तरह काम करेगी। तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा भाई, बराबर होगा। इसी तरह ये और ये आपस में बराबर होगा, इसी तरह ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। भाई एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करते हैं, अगर टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है ना। तो प्रायरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, भाई एक्स 2 बार है, वाई 2 बार है, जेड 2 बार है, तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे बोल सकते हैं जो एरिया ये होगा मेरे पास ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई, वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। तो ये कोई इसमें बहुत ज़्यादा मतलब यह दिमाग नहीं लगाना, इट वॉज क्वाइट ईजी, ठीक है ना। तो इसके लिए निश्चिंत रहो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। अगर मेरे पास दो सर्कल दिए हुए हैं, उन दो सर्कल के बीच में दोनों सर्कल के बीच साथ एक क्या लिखा है, एक मेरे पास स्पर्श रेखा है, और उसके बीच में हमने एक सर्कल खींच दिया है छोटू सा। तो वो क्या होता है, 1 में उसकी जो रेडियस होगी उसका मतलब वहाँ पे छोटू वाले सर्कल की सी है तो 1/√c, और जो बाकी जो मेरे पास बड़े वाले सर्कल हैं उनका अब जो रेडियस होगी उनका √, का रेसिप्रोकल का सम, ठीक है। तो ये होता है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, क्या डायरेक्टली पूछ लेगा भाई एग्जामिनेशन में, इसी तरह से डायरेक्टली इसी तरह से आपसे पूछ लेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी दे रखा है मेरे पास, ये भी एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। मेरे पास एक बड़ा सा सर्कल है, इस बड़े से सर्कल की रेडियस मेरे पास कितनी है भाई, ध्यान देना, इस बड़े से सर्कल की रेडियस है मेरे पास b, इसमें 3 छोटे सर्कल दिए हुए हैं जिनकी रेडियस है कितनी r, और उन छोटे सर्कल के बाद एक और छोटा सा सर्कल दिया है जिसकी रेडियस कितनी है a। तो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगी भाई, ध्यान देना, 2/√3 - 1 इंटू r। रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल b जो हो जाएगी वो होगी 2/√3 + 1r, और इनके बीच जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, b = a + 2r, ठीक है ना, क्लियर है। एग्जामिनेशन में अगर हमको ये पता होता है कि ये चीज़ क्या होगी तो हम डायरेक्टली चीज़ों को अप्रोच कर पाते हैं, वरना आप इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम में छोड़ के आएंगे, ठीक है ना, बिकॉज आपके पास इतना समय नहीं है कि चीज़ों को इतना तरीके से ऑब्जर्व किया जाए। तो एग्जामिनेशन से पहले ही हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, ये मेरे पास अभी मेरे पास एक सर्कल था, उसमें 3 सर्कल थे। अभी मेरे पास क्या एक बड़ा सर्कल है, उसमें 4 सर्कल दे रखे हैं, उन 4 सर्कल में मेरे पास एक छोटू सा सर्कल है, ठीक है ना, ठीक है ना, एक छोटू सा सर्कल। तो ध्यान देना, जो सबसे बड़ा वाला मेरे पास सर्कल है उसकी रेडियस को हमने कितना बोल दिया है, b बोल दिया है, ठीक है ना। सबसे छोटू वाला जो है वो है a, और जो बाकी जो है उनकी r। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो स्मॉलर सर्कल की रेडियस होगी वो कितनी होगी मेरे पास, √2 - 1 इंटू r, और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी, √2 + 1 इंटू r। बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या दे रखा है, ये भी एक अच्छा सा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या
इफ टू कॉर्ड्स, ये मतलब डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आपसे ये रिजल्ट ही पूछ लेता है, पता है, ठीक है। लिखा इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ 2a and 2b are mutually perpendicular and the distance of the point at which the chord intersect from the center of the circle C is C, ठीक है ना। तो ध्यान देना, जो इसकी रेडियस होगी वो क्या होगी, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो अगर आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट रिमेंबर होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं अभी तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट दिखा रहा हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है वो आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन आ गया मेरे पास पहला, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। लिखा हुआ है सी इज अ पॉइंट ऑन अ माइनर आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, इफ एंगल ए ओ बी बराबर दिस देन व्हाट इज द ए सी बी। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना। सपोज मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, सर्कल है, ठीक है ना। ध्यान देना, मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसके अंदर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। क्या बनाया मैंने? एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। तो याद रखना, ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा, ये जो मेरे पास चतुर्भुज होगा, इसको हम बोलेंगे क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज, याद रखना, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। क्या? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल द वर्टेक्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं भाई? सिंपल सी चीज है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टेक्स कहां पे हो, सर्कल पे हो। तो ऐसा जो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल होता है, उस क्वाड्रिलेटरल को मैं बोलता हूं क्या, चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आई? क्या बोलता हूं मैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलता हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, याद रखना, जो मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, जो मेरे पास चक्रीय चतुर्भुज होता है, उसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर ये ए है, अगर ये बी है, तो ए प्लस बी कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अगर मैंने बोला ये सी है और ये मेरे पास क्या है, डी है, तो याद रखना सी प्लस डी भी मेरे पास कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये चीज याद रखिएगा। क्या? चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। अगर आप ये याद रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं? आई होप इतनी बात क्लियर है। तो चलो बढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन आ गया। लिखा हुआ है सी इज अ पॉइंट ऑन अ माइनर आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, इफ एंगल ए ओ बी बराबर 100 डिग्री देन व्हाट इज एंगल ए सी बी। तो देखो भाई ध्यान देना, तो सबसे पहले तो अपन को चाहिए क्या? सर्कल ही चाहिए। तो मैंने ये बना दिया सर्कल, ठीक है। देखो देखो सी इज अ पॉइंट ऑन अ माइनर आर्क, ठीक है। मैंने कहा ये ए बी है, ठीक है, और ये मेरे पास इस माइनर आर्क पे ये है सी। ये मैंने बोल दिया सेंटर मेरे पास कितना दे रखा है भैया? सेंटर ओ दे रखा है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया और ये मेरे पास आ गया। क्या दे रखा है मेरे पास? एंगल ए ओ बी कितना दे रखा है? ए ओ बी। ये कितना दिख रहा है मेरे पास? 100 डिग्री। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, ठीक है ना, अगर मैं बोलता हूँ मैं इसको ऐसे बना दूँ, इसको बना दूँ, कोई दिक्कत? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूँ ये परिधि पे है और ये क्या है? सेंटर पे, तो ये इसका डबल होता है। केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। अगर ये 2 गुना है तो ये क्या होगा? हाफ होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 50। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कौन सा एंगल चाहिए? एसीबी, मतलब मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अब देखो मैं अगर बात करूं, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, मैंने इसको पी बोल दिया, तो ये पी ए सी बी। भाई देखो इसके चारों के चारों वर्टेक्स किस पे हैं? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, वृत्त की परिधि पर इसके चारों पॉइंट दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है? वो चक्रीय चतुर्भुज होता है, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो अगर ये 50 होगा तो इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस 50 डिग्री, यानी कि 130। कितना आ गया मेरे पास आंसर? 130 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। बात समझ में आ गई? कितना आ गया मेरे पास? 130 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर? आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो लिखा हुआ ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है ना, ठीक है। ए बी बराबर ए सी, अ सर्कल टचेस बी, अ सर्कल थ्रू बी टचेस ए सी एट डी एंड इंटरसेक्ट ए बी एट पी। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी देन व्हाट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है।
तो चलो भाई ध्यान दे लेना, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है ना। ये मैंने बना लिया है ट्रायंगल, ठीक है ना। अब मेरे को चाहिए एक सर्कल, ठीक है ना। क्या है, चाहिए सर्कल जो बी से होके जाता है, ठीक है। इसको ऐसे टच कर रहा है, ये रहा। तो इस तरह से है कुछ हमारे पास। ध्यान देना, ठीक है। ये मेरे पास सर्कल है। देखो इस तरह से बोला है, मैंने नाम दे दिया भाई इसको ए, इसको मैंने दे दिया बी, और इसको मैंने बोल दिया सी। बात समझ में आई? क्या लिखा है, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर ए सी के है, तो मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, बराबर है, ठीक है ना। अ सर्कल थ्रू बी, बी से हमने बनाया है, ठीक है ना। ये टच इज ए सी एट डी, यहाँ पे ये किसको कट टच कर रहा है, डी को, ठीक है ना। एंड इंटरसेक्ट ए बी एट पी, ए बी को कहाँ पे कट कर रहा है बेटा, पी पे कट कर रहा है, ठीक है ना। डी इज द मिड पॉइंट, ये क्या है मेरे पास, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है मतलब जितनी वैल्यू ये होगी उतनी वैल्यू होगी, मतलब ए डी बराबर किसके है, सी डी के। या फिर हम बोल सकते हैं ए सी के बीच में रिलेशन देंगे तो ए डी बराबर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए सी बाई टू, भाई पूरे का हाफ हो जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी कुछ इस तरह वाली, ठीक है ना। ये इसको ऐसे टच कर रही हुई जा रही, तो इसको मैंने पी ए बोल देता, मैंने टी बोल दिया था, इसको पी बी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, ए टी स्क्वायर किसके बराबर था, पी ए इंटू पी बी के। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई। तो देखो यहाँ पर ये कुछ रिलेशन इसी तरह से दिख रहा है, ठीक है ना। ये वाला रिलेशन अगर मैं इतने की बात करूं तो ये रिलेशन इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, ए डी स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए पी। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए डी ए बी बराबर ए सी के। देखो अब देखो ए डी की जगह मैं लिख सकता हूँ ए सी बाई टू, क्या लिख सकता हूँ, ए सी बाई टू। तो यहाँ पे मैं लिख दिया ए सी बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए पी, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये मेरे पास क्या बन गया, ए सी स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए पी, है ना, यही तो बन गया। और ए सी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, ए बी के। तो मैं ए सी की जगह लिख देता हूँ ए बी का स्क्वायर अपॉन, ये फोर इधर चला गया भाई, ध्यान देना। यहाँ मेरे पास ए सी की जगह मैंने लिख दिया ए बी स्क्वायर, ये मेरे पास फोर इधर चला गया, ये हो गया ए बी इंटू ए पी, ठीक है। अब देखो ए बी स्क्वायर से ये ए बी कैंसिल आउट हो गया, मतलब ए बी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, फोर टाइम्स ऑफ ए पी। क्या आ गया, फोर टाइम्स ऑफ ए पी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो चलो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, ये मेरे पास दे रखा है। इन द गिवन फिगर एंगल ए पी ए क्यू इज इक्वल टू 59, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन व्हाट इज द ए क्यू बी। हमको ये वाला एंगल बताना है, ठीक है ना, ये एंगल होगा क्या। तो देखो भाई हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल का तीनों से एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है ना। तो भाई देखो ये वाला चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 59 प्लस 40, ठीक है ना, मेरा कितना गया 99। अब मैं क्या करूँगा, 180 में से माइनस कर दूंगा, तो 180 में से मैंने माइनस करना है 99, तो ये मेरे पास हो गया 1, ये मेरे पास कितना आ गया 81। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर मेरे पास कितना निकल के आ गया 81 डिग्री। क्लियर हुई बात। अगर ये 81 डिग्री निकला है तो ये मेरे पास देखो इसके चारों शेड्स, इसकी मैं बात करता हूँ तो मेरे पास ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180। मतलब अगर ये 81 है तो ये क्या होगा 180 माइनस 81, मतलब ये मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास 99 डिग्री। ये मेरे पास कितना निकल के आ गया 99 डिग्री। अगर मेरे पास ये 99 डिग्री आ गया तो अब ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी क्यू, ट्रायंगल ए बी क्यू है, ठीक है ना। ट्रायंगल ए बी क्यू की मैं बात करूंगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो मेरे पास हो गया 99 प्लस मेरे पास आ गया 59 प्लस मैंने बोल दिया एंगल क्या था हमें, एंगल ए क्यू बी, ठीक है। ए क्यू बी किसके बराबर हो गया 180 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो 9 9 18 हो गया, ये मेरे पास कितना हो गया 158, है ना। क्लियर हुई बात, यही तो हो गया 158 इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, ए क्यू बी कितना बराबर 180 के। तो मेरे पास एंगल ए क्यू बी जो निकल के आया, ए क्यू बी जो निकल गया मेरे पास कितना गया 180 में से मैंने कितना माइनस कर देना है, और 180 में से मैंने माइनस कर देना 158।
तो 10 में से 2 गया कितना बचा 8, 7 में से 5 गया कितना गया 2, यानी एंगल ए क्यू बी जो निकल कर आया वो मेरे पास कितना निकल के आ गया 22 डिग्री। ये कितना निकला मेरे पास 22 डिग्री। क्लियर है बात, कितना निकल के आ गया 22 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। बात समझ में आई कि नहीं, कितना आ गया ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो ये मेरे पास दे रखा है, लिखा हुआ है इन द गिवन, लिखा हुआ इन द गिवन अबव ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ए बी बराबर क्या है बी सी के है, ठीक है ना, ठीक है ना, और बी सी बराबर है किसके सी डी के। तो भाई ध्यान देना ये रेडियस है, तो ये भी, अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ तो ये भी रेडियस है मेरे पास, तो ये भी क्या हो जाएगी इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, ये भी इसके क्या हो जाएगी बराबर। अब त्रिभुज, ये कैसा त्रिभुज बन गया मेरे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने कितना होता है भाई 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो यहाँ से ये वर्टेक्स से मिल रहा है, तो बट ऑब्वियस ये बात है ये इसका मीडियन भी होगा और एंगल बाइसेक्टर भी होगा। अगर ये पूरा 30 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है, तो इतना जो हो जाएगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी 60/2, यानी कितना आ गया मेरे पास 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया 30 डिग्री, यानी कि नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई कि नहीं, क्या हो गया ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, और ये इसको यहाँ से अगर यहाँ तक काट रहा है तो भाई ये भाई वर्टेक्स पे काट रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये इसका क्या है मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये मेरे पास दे रखा, अभी मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, वैसे इसको मैंने एक्स कंसीडर कर लिया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ध्यान देना। मेरे पास क्या होता है भाई, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह होगा, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास होगा पूरा पी बी इंटू पी ए, ठीक है ना। तो पी टी है मेरे पास 6 का स्क्वायर हो गया 36, पी बी मेरे पास कितना है भाई 4 + x, ठीक है ना, क्या है 4 + x, और पी ए जो है वो मेरे पास कितना है 4 से करेंगे तो 4 9 36 हो गया, तो x + 4 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 9, तो x बराबर कितना आ गया 9 - 4, यानी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर हो चुका है करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये मेरे पास दे रखा है, ठीक है ना, देखो लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर अबव सी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑन द सेमी सर्कल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है डिस्क्राइब्ड ऑन ए बी एज डायमीटर एंगल ए बी डी देखो ये 75 डिग्री है, ठीक है ना, कितना देखा है 75 डिग्री, एंड एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ बी डी सी, हमें बताना है बी डी सी, ठीक है ना, वो कौन सा बताना है, कौन सा बताना है बी डी सी, बी डी सी मतलब ये वाला पूरा एंगल बनाना है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए ए बी, और ये मेरे पास क्या है सेमी सर्कल पे एंगल बनता है, सेमी सर्कल पे कितने डिग्री का एंगल बनता है भैया 90 डिग्री का, तो इतनी वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई 90, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई, अर्धवृत्त पे का ना बना कोण क्या होता है समकोण होता है, तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इतनी वैल्यू जो मेरे पास निकल के आ गई वो कितनी आ गई मेरे पास 90 डिग्री। अब ये मेरे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, कौन सा ए बी डी मेरे पास ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 हो गया तो ये कितना हो जाए, ये 75 हो गया, तो ये कितना बचा 90 - 75, यानी कितना आ गया मेरे पास 15, ठीक है, कितना आ गया मेरे पास 15। क्लियर है बात, है ना। अब मैंने अगर इसको x बोल दिया, भाई देखो ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, ए सी डी बी मेरे पास क्या है क्वाड्रिलेटरल, और अगर ये क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल है भाई, इसके चारों के चारों शीर्ष क्या है वृत्त की परिधि पे है, तो वो कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, मतलब इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम कितना होगा भाई 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी मेरे पास कितना आ गया 35 + 15 + x + 90 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 180। बात समझ में आई, तो 5 15 से हो गया मेरे पास कितना 50 और 90 कितना होता है भाई ध्यान देना, ठीक है ना, 50 और 90 कितना हो गया 140, कितना हो गया 140 डिग्री प्लस x बराबर हो गया 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 - 140, यानी x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 40 डिग्री। x की वैल्यू अगर मेरे पास 40 डिग्री की निकल के आई है तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है ये वाला एंगल, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 40, तो आपसे ये वाला पूरा एंगल पूछा है भाई, तो ये 90 है और ये 40 है, टोटल कितना हो गया 90 + 40, यानी कि मेरे पास कितना डिग्री निकल के आ गया 130 डिग्री। कितना निकल आया मेरे पास 130 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या आ गया मेरे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये मेरे पास सर्कल, देखो अब आपको बताना है एंगल ए बी सी, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन अभी हमने करा, अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया 50, ठीक है। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना 50, यानी कि ये भी कितना आ गया 130। अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, कितना आ गया मेरे पास 130। बात क्लियर है,
यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये मेरे पास है, ठीक है ना, इन द फिगर गिवन फिगर अबव AOP कितना दे रखा है 75 डिग्री, ठीक है ना, AOP ये P है, कितना दे रखा है 75 डिग्री, और आपके पास AOB दे रखा है कितना 120। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ APQ। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बनाई है, और देखो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ खींच दूंगा, ठीक है ना, तो भाई देखो ध्यान देना, सिंपल चीज़ है, ये किस पे बन रहा है, केंद्र पे बन रहा है, और कितना है ये 75। अगर केंद्र पे 75 है तो परिधि पे इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये अगर 75 है तो ये इसका आधा हो गया, यानी कितना हो गया 37.5। कितना गया 37.5, कुछ नहीं था इसमें, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर हो गया है करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये मेरे पास दे रखा है, देखा इन द गिवन फिगर अबव O इज द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल AXYZ, टेंजेंट्स X and Y intersect at T. If angle XTY is equals to 80 degree, then what is the value of ZXY? और हमें ये वाला चाहिए। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा भाई, कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा भाई, ध्यान देना, ये 90 डिग्री का बना रहा होगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना, ये मेरे पास कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं बात करूँ सिंपल चीज इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ, तो ये मेरे पास कितना दे रखा है XTY, ये 80 दे रखा है। अब मुझे को एक चीज बताओ, क्या बताओ, ये वाली साइड और ये भाई कई देखो सिंपल सी चीज है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम क्या करते हैं टेंजेंट्स खींचते हैं तो वो टेंजेंट्स आपस में बराबर होती हैं, और जब दो रेखाएं बराबर होती हैं तो उनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 80 यहाँ पे चला गया बचा कितना 40, सॉरी 80 इधर चला गया तो बचा कितना 100, तो ये बराबर बराबर होंगे, 100 का हाफ कितना हो गया 50, 50 तो ये कितना हो गया 50, और ये भी मेरे पास कितना हो गया 50, ये पूरा 90 था, ठीक है, इतना 50 है तो इतना कितना बचेगा भाई, इतना कितना बचेगा, इतना बचेगा मेरे पास 40, ठीक है ना, कितना बचेगा 40, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। इतना मेरे पास कितना हो गया 40, और अगर मैं इसको आगे तक खींच दूं तो ये मेरे पास इस पर परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री है, ये 40 है, तो ये कितना बचा भाई 50 बचा। बात समझ में आएगी नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये मेरे पास 40 है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 50 हो गया। अगर ये 50 है तो इसका डबल हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात समझ में आई, कितना हो जाएगा 100। अब देखो भाई टोटल कितना होता है मेरे पास, ध्यान देना, ये त्रिभुज है त्रिभुज, और ये दोनों क्या है मेरे पास रेडियस, जब रेडियस है तो ये दोनों बराबर होंगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, 100 हो चुका है, बचा है कितना 80, तो 80 बचा है, तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये भी कितना हो जाएगा 40, ठीक है। आपसे पूछा क्या है एंगल ZYX, मतलब ZXY, मतलब आपसे ये वाला पूरा एंगल पूछा है। क्या पूछा है आपसे, आपसे ये वाला पूरा एंगल पूछा है। तो ये वाला पूरा एंगल कितना है 40 + 40, क्या 40 + 40 यानी कितना डिग्री आ गया आपका आंसर 80 डिग्री आ गया। कितना आ गया 80 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या है क्लियर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। देखा इन द गिवन फिगर फाइंड द BYX, हमें क्या चाहिए BYX, मतलब ये वाला एंगल चाहिए पूरा का पूरा। देखो भाई सबसे पहली चीज तो मैंने आपको एक चीज बताई है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 50, इसको मैंने x बोल दिया, प्लस 45 प्लस x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 180, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया 95 प्लस x बराबर 180 आ गया। तो हमने क्या करना है x में से 180 में से 95 घटा देना है, तो 10 में से 5 गया 5 हो गया, ये 17 आ गया, 17 में से 9 गया, कितना बचा भाई बताओ 8 बचा, 85 डिग्री। कितना आंसर आ गया आपके पास 85 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात समझ में आई, कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए यानी 85 डिग्री। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। लिखा इन द गिवन फिगर अबव द रेडियस ऑफ OA इज इक्वल टू द कॉर्ड ऑफ AB, मतलब ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है भाई, ठीक है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू APB, ये कोई दिक्कत नहीं, तो ये मेरे पास 60 है, ये मेरे पास 60 हो जाएगा, बिकॉज क्या मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये 60 है तो इसका क्या होगा हाफ होगा, यानी 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर है। बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर है, कुछ नहीं करना है, देखना है, कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो मेरे पास क्या देखा, इन द गिवन फिगर अबव फ्रॉम पॉइंट T
13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द रेडियस इज। देखो भाई देखो, सबसे पहली चीज तो मेरे पास क्या है, देखो इतनी जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी दे रखी है बेटा, 13 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 13। अब देखो यहां पे अगर मैं इस पे डालूंगा तो ये 90 डिग्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। क्या दे रखा है, रेडियस कितनी दे रखी है, 5। अब मुझे एक चीज बताओ, ये अगर 13 है, ये 5 है, तो ये कितनी होगी, बट ऑब्वियस सी बात है 12 होगी भाई। 5 13 12 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पूरी 13 है, ये भी रेडियस होगी, तो ये हो गई 5, तो ये मेरे पास कितनी हो गई, 8 हो गई। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये यहाँ पे स्पर्श करी तो ये 90 डिग्री बना रहा होगा। अगर मैंने इसको थीटा बोल दिया, क्या बोल दिया, थीटा, तो यहाँ से अगर मैं 10 थीटा निकालूंगा, ठीक है ना, कौन से वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है, 8, यहाँ से ये निकला। अब मैं इस वाले ट्रायंगल को ले लूंगा, तो इसमें मैं ले लूंगा 10 थीटा। तो भाई ध्यान देना, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है मेरे पास, परपेंडिकुलर होती है, तो थीटा के सामने वाली कितनी है, 5, ठीक है, कितनी है, 5, और साथ वाली कितनी है, 13, ठीक है ना। तो ये भी 10 थीटा की वैल्यू है, ये भी 10 थीटा की वैल्यू, दोनों को मैंने आपस में क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो मेरे पास हो गया ए अपॉन 8 किसके बराबर होता है, 5 अपॉन 13 के, ठीक है ना। सॉरी 13 आएगा, सॉरी शक्तिमान, सॉरी सॉरी, ये 5/12 आएगा, सॉरी शक्तिमान, मैं भी महान व्यक्ति हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना आ गया, ए अपॉन 8 किसके बराबर, 5/12 के। तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3, ठीक है ना। ए की वैल्यू मेरे पास 10/3 निकल आई। तो बट ऑब्वियस ही बात है, हमने अभी आपको सिखाया था ये वाली वैल्यू वैल्यू बराबर होती है, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होती है। बताया था कि नहीं बताया था। और जब ऐसा होता है तो ये और ये भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या, ए बी जो हो जाएगा वो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए, यानी 10/3, यानी कितना आ गया, 20/3 सेंटीमीटर। कितना निकला मेरे पास, 20/3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर हो चुका है करेक्ट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना, मेरे पास लिखा है, विथ ए बी एंड सी एज अ सेंटर 3 सर्कल्स आर ड्रॉन सच अ वे that touches each other externally. If the sides of triangle ABC is this, then what is the sum of the radii of the circle? बहुत आसान सा है, मैं तुम्हें थोड़ा सा विजुअलाइज करके बताऊंगा, ठीक है ना। एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, ठीक है, और एक सर्कल ये रहा। ये क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये बोल दिया, ये मेरे पास ट्रायंगल बना। तो अगर मैं इसकी रेडियस r1 बोलूँ तो ये भी r1 होगी, इसकी r2 बोलूँ तो इसकी भी r2 होगी, इसकी r3 बोलूँ तो इसकी होगी r3, ठीक है, क्लियर है। और ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है भाई, सबका साइड सम। तो यहाँ पे 2 बार r1 है, तो 2r1 2r2 प्लस 2r3 किसके बराबर हो गया भाई, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो 6 4 10 8 18 के बराबर, तो ये बराबर हो गया 18 के, ये कितना आ गया 9। तो सम ऑफ रेडियस कितना आ गया मेरे पास, r1 प्लस r2 प्लस r3 जो निकल के आया वो कितना आ गया, 9। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्या आएगा, एक ही ड्रॉ की जा सकती है, एक ही सर्कल ड्रॉ किया जाए, एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जाए। व्हाट इज द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो केवल एक ही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया मेरे पास, लिखा है इन द गिवन फिगर, ठीक है ना, मेरे पास गिवन फिगर है, लिखा है एडी इज अ स्ट्रेट लाइन। एडी मेरे पास क्या, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। ओपी इज परपेंडिकुलर टू, भाई परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है। ठीक है, ओ ए बराबर दे रखा है 20, ठीक है, ध्यान देना, ओ ए बराबर है 20, ठीक है। उसके बाद दे रखा है ओ बी बराबर 15, ठीक है, ओ बी बराबर कितना है भाई, 15, ठीक है। और मेरे पास क्या दे रखा है, ओ पी बराबर देख रहा है 12। तो अब देखो देखो सिंपल ही चीज़ है, 12 15 है, देखो भाई 3 4 5 का मेरे पास क्या होता है, प्रिमिटिव ट्रिपलेट होता है। 12 बनाना है तो 4 3 12, कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, तो 3 5 15, तो ये कितने टाइम्स हो रहा है, 9। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, ये 12 है, ये 15 है, तो ये कितनी हो गई, 9। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। अब देखना 20 बनाना है, ठीक है ना, हमें क्या करना है 20। तो भाई यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं, 4 से करेंगे, तो 4 3 12 हो गया, 4 5 20 हो गया। तो भाई यहाँ पर कितने कितने टाइम्स ले जा रहे हैं, सॉरी 4 बजे 4 4, तो ये कितना हो गया 16, ठीक है था। तो ये मेरे पास पूरा कितना हो गया 16।
ये पूरा 16 है, ये मेरे पास 9 है, तो 16 में से 9 गया, कितना बचा मेरे पास 7 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा था, ए बी ही पूछा है, और ए बी मेरे पास कितना निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, ए बी कितना निकल आया मेरे पास 7 सेंटीमीटर निकल आया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू एंजॉय द सेशन। आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।